नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी की बड़ी अपील, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग, 6 करोड़ लखपति दीदी का नया लक्ष्य। वंदे मातरम में कांग्रेस में विवाद, सोनिया गांधी के वीडियो पर सियासी घमासान, बीजेपी ने लगाया राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप। सूरत में फार्म हाउस पर पुलिस रेड, 8 महिलाओं समेत 20 से ज्यादा हिरासत में, 45 लाख का माल हुआ जब्त। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के बड़े ऐलान, ग्रामीण परिवारों को मुफ्त प्लांट, सड़कों के लिए 3,428 करोड़। उत्तराखंड बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब, 6 करोड़ पर्यटकों से बदली तस्वीर, 4 धाम से एडवेंचर तक नई उड़ान। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश दिया है। पीएम मोदी ने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए मिलकर आगे आएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को उनका अधिकार और नीति निर्माण में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण लागू करने में सहयोग करने और इसका श्रेय लेने की भी अपील की है। वहीं पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पार हो चुका है और अब देश में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ताकत मिलेगी और महिला सशक्तिकरण विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया जाएगा। 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस के दिल्ली स्थित मुख्यालय में ध्वजारोहण के दौरान वंदे मातरम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। दरअसल राष्ट्रीय गीत के दौरान सोनिया गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह मल्लिकार्जुन खड़गे से कुछ बात करती नजर आ रही हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इन आरोपों को खारिज भी किया गया। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम को रोकने की कोई कोशिश नहीं हुई थी और सोनिया गांधी सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए सीट की व्यवस्था को लेकर बात कर रही थी।
वहीं कार्यक्रम में मौजूद कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी अलग अलग दावे किए हैं। ऐसे में वायरल वीडियो को लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है और बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। गुजरात के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नागरिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। सरकार ने ग्रामीण परिवारों को आवास के लिए मुफ्त प्लाट देने से लेकर सड़क और पोषण के क्षेत्र में बड़े फैसले किए हैं। सबसे पहले आवास की बात करें तो पात्र ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे। अगर ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त गौचर, सरकारी पड़ताल या खराब भूमि उपलब्ध नहीं होगी तो राज्य सरकार निजी जमीन खरीद कर भी इन परिवारों को मुफ्त प्लॉट उपलब्ध कराएगी। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राज्य में 3,428 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की भी घोषणा की गई है। वहीं आंगनवाड़ियों के 16 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए गर्म पूरक पोषक आहार की भी राशि बढ़ाई गई है। पहले प्रति बच्चा प्रतिदिन 5.10 रुपए मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 8.50 रुपए कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा फैसला हुआ है। गुजरात बिना आरक्षित शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास निगम के विदेश अध्ययन लोन योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का उद्देश्य आवास, बुनियादी ढांचे, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाना है। राज्यની આંગણવાડીઓમાં આવતા 3 થી 6 વર્ષના 16,71,000 થી વધુ બાળકોને વર્ષમાં 300 દિવસ ગરમ નાસ્તો પૂરક પોષણ આહાર તરીકે આપણે આપીએ છીએ। આ નાસ્તો તૈયાર કરવા સ્થાનિક બજારમાંથી અનાજ, મસાલા, દાળ, શાકભાજીની ખરીદી કરવામાં આવે છે। તે માટે બાળક દીઠ રોજની ખરીદીમાં 67% માતબર વધારો કરવાની પણ જાહેરાત કરું છું। અગાઉ સ્થાનિક બજારમાંથી આવી ખરીદી માટે બાળક દીઠ જે 5 રૂપિયા ને 10 પૈસા આપવામાં આવતા હતા તે હવે વધારીને 8 રૂપિયા કરવામાં આવે છે। રાજ્યના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વસતા પાત્રતા ધરાવતા પરિવારોને રહેણાંક માટે ઘર થાળનો પ્લોટ વિના મૂલ્યે આપવાની યોજના હાલ અમલમાં છે। આવા પરિવારોની વધતી વસ્તી અને કુટુંબના વ્યાપને કારણે આવાસોની જરૂરિયાતો ઉત્તરોત્તર વધતી જાય છે। આ જરૂરિયાતને સંતોષી શકાય તે માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયની જાહેરાત કરું છું। પાત્રતા ધરાવતા ગ્રામીણ પરિવારોને આવાસ બનાવવા વિના મૂલ્યે પ્લોટ આપવા માટે ગ્રામ પંચાયતો પાસે ગામતળની સરકારી પડતર કે ખરાબાની પૂરતી જમીન ઉપલબ્ધ ન હોય તો સરકાર ખાનગી જમીન ખરીદીને પણ આવા પરિવારોને વિના મૂલ્યે પ્લોટ ફાળવશે। આ નિર્ણયને કારણે સૌને આવાસ છત્ર આપવાની વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રતિબદ્ધતામાં મોટો વેગ આવશે અને પાત્રતા ધરાવતા જરૂરિયાતમંદ ગ્રામીણ પરિવારને પોતીકું આવાસ બાંધવા માટે વિના મૂલ્યે પ્લોટ મળશે। गुजरात के सूरत में नकली घी के बड़े कारोबार का खुलासा हुआ है। कामरेज तालुका में जिला एलसीबी और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने एक गोदाम पर छापेमारी कर 5,157 लीटर संदिग्ध घी जब्त किया है, जिसकी कीमत 26 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। यह कार्रवाई धोरड़ पार्डी स्थित हिंदवा इंडस्ट्रियल एस्टेट के गोदाम में की गई। टीम को यहां बड़े पैमाने पर संदिग्ध घी के भंडारण और मिलावट की गतिविधि मिलने की बात सामने आई है। मौके से 285 किलो सोयाबीन तेल भी बरामद किया गया है, जिसे घी में मिलावट के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने संदिग्ध घी और तेल के नमूने जांच के लिए फूड लैब भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि बरामद घी में किस तरह की मिलावट थी। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह संदिग्ध घी किस ब्रांड के नाम से बाजार में सप्लाई किया जाना था और इस पूरे कारोबार के पीछे कौन लोग शामिल हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। सूरत के डुम्मस इलाके में देर रात चल रही एक हाई प्रोफाइल शराब पार्टी पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 14 अगस्त की रात जन्मदिन के मौके पर बापूजी की वाड़ी स्थित एक फार्म हाउस में शराब और बियर की पार्टी चल रही थी। सूचना मिलने के बाद डुम्मस पुलिस ने मौके पर छापेमारी की और कार्रवाई के दौरान 8 महिलाओं समेत 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। सभी को मेडिकल जांच के लिए सूरत की नई सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब, बियर समेत 35 लाख रुपए से ज्यादा का मुद्दा माल जब्त किया है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है और पार्टी के आयोजनों से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
और नायब पुलिस कमिश्नर सर जोन 7 सूरत शहर के द्वारा पुलिस स्टेशन एरिया में जो प्रोएक्टिव पुलिसिंग करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसके तहत डुमस पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल को एक बातमी मिली थी कि एक जो सुल्तानाबाद में एक फार्म है, वहां पे दारू की पार्टी होने वाली है। उस बातमी को ध्यान में रखते हुए पुलिस इंस्पेक्टर डुमस MV पटेल और उनकी टीम द्वारा कल रात को 2:30 बजे ये जो बापूजी की वाड़ी है सुल्तानाबाद डुमस में, वहां पे रेड की गई है और दारू की जो महफिल चल रही थी उस पर छापा मारा गया है। और ये जो कार्यवाही की गई उसके तहत FIR रजिस्टर करके कुल 22 लोगों को पुलिस स्टेशन लाके उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। इसके डिटेल्स में हम देखें तो कुल 9 गाड़ियां, 24 मोबाइल और ये सब मिला के कुल 1 करोड़ से ज्यादा का जो मुद्दा माल है पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में कथित गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी नौकरी के इंटरव्यू में बड़े स्तर पर रिश्वत, सिफारिश और पक्षपात की शिकायतें सामने आती हैं। बाबा रामदेव ने दावा किया कि इंटरव्यू में अपने संगठन, जाति या वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाकर दूसरों को बाहर किए जाने की स्थिति है। उन्होंने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने स्कूल कॉलेजों में बिजली, पानी और किताबों जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दोबारा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि बाबा रामदेव ने साफ किया कि वह अराजकता या आंदोलन के समर्थक नहीं हैं। उन्होंने राजनेताओं से भी आपसी मतभेद छोड़कर देश हित में मिलकर काम करने और एक दूसरे से नफरत नहीं करने की भी अपील की है। ब्रह्म वासुदेव सर्वम, एक दूसरे के में हमने एक ब्रह्म का दर्शन किया है। एक दूसरे को शत्रु मत मानो भैया। लड़ने के लिए पाकिस्तान है, लड़ने के लिए विदेशी ताकतें हैं, लड़ने के लिए तो कभी अमेरिका हमको धमका देता है, कभी इधर उधर से शी जिनपिंग कभी आंखें तर्रा लेता है। तो भैया लड़ने के लिए शत्रु बहुत है। आपस में राजनेताओं को लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक रूप से बहस करनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से अपनी बात भी रखनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक नफरत और सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, जातीय वर्गीय रूप में जो नफरत है, जो भेद डाला था देश में, फूट डालो राज करो, वो तो अभी भी चल रहा है। ये घृणा, विभेद ठीक नहीं है। देश को प्रेम मोहब्बत से आगे बढ़ाना और देश में जो अच्छा हो रहा है उसकी सराहना भी करनी। रांची में JPSC और JSSC रिफॉर्म को लेकर छात्रों का आंदोलन 22वें दिन भी जारी है। इसी बीच छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका दावा है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झंडा फहराने जाते समय पुलिस ने उन्हें रोक दिया और धक्का मुक्की के दौरान उनके सीने में चोट लग गई। देवेंद्र नाथ महतो ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि फिलहाल उनका इलाज और मेडिकल जांच जारी है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने की इच्छा जताने के बाद सदर अस्पताल में उनके कमरे के बाहर बाहरी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। छात्रों की ओर से शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यात्रा जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से शुरू होकर कचहरी चौक, लालपुर चौक और शहीद चौक समेत कई प्रमुख रास्तों से गुजरने के बाद वापस स्टेडियम पहुंचेगी। देवेंद्र नाथ महतो ने सवाल उठाया कि क्या अपने ही देश में तिरंगा फहराने और तिरंगा यात्रा में शामिल होने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद वह शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान बड़ा हादसा हो गया। असमौली थाना क्षेत्र के मदला फतेहपुर गांव स्थित अल हसनैन पब्लिक स्कूल में मुख्य गेट का छज्जा अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के वक्त स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम चल रहा था और बताया जा रहा है कि आसपास के गांवों से आए कई बच्चे छज्जे पर चढ़ गए थे। इसी दौरान अधिक वजन के कारण छज्जा नीचे गिर गया और उसके नीचे खड़े बच्चे इसकी चपेट में आ गए। घायल बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और राहत बचाव कार्य की जानकारी भी ली। अधिकारियों के मुताबिक स्कूल की इमारत करीब 19 से 20 साल पुरानी है और शुरुआती जांच में निर्माण संबंधी कोई बड़ी कमी सामने नहीं आई है। प्रशासन का कहना है कि अधिक संख्या में बच्चों के छज्जे पर चढ़ने से हादसा होने की बात सामने आई है। मृतक बच्चे के परिवार को
हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव मदाला भारपुर में एक स्कूल का छज्जा गिरने की वजह से एक दुखद घटना हुई है। जैसा बताया गया है कि बच्चे जो हैं बिना सीढ़ियों के किसी दूसरे मकान की छत से आकर के उस छज्जे पे खड़े हो गए थे और 3-4 बच्चे खड़े थे और 1-2 बच्चे नीचे थे, वो कार्यक्रम को देख रहे थे। जो बच्चे जिसकी दुखद मृत्यु हुई है वो उस स्कूल में पढ़ता भी नहीं था, वो कार्यक्रम देखने के लिए आया था गुपचुप तरीके से। तो इस कारण ये हादसे का शिकार हुआ। तो परिजनों से हम लोग की मुलाकात हुई है, उनको प्रशासन से उन्होंने कोई समस्या नहीं रखी है और हमारी तरफ से पूरा इनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी सहायता आपको लगेगी वो हम लोग को कराएंगे। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि और चारधाम यात्रा के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर की तेजी से मजबूत किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और होम स्टे जैसी सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। चारधाम के साथ विंटर चारधाम और आदि कैलाश के विकास से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को नई गति भी मिल रही है। साल 2025 में उत्तराखंड में 6 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों के पहुंचने का दावा किया गया है। पर्यटन सुविधाओं और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के निवेश से कई परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही योग, आयुष, पंचकर्म, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी अब उत्तराखंड आध्यात्मिकता के साथ साथ वेलनेस, प्रकृति और रोमांच को जोड़कर एक ऑल सीजन ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड पर्यटन और आध्यात्मिक विरासत के क्षेत्र में वैश्विक पहचान की ओर तेजी से अग्रसर है। एकीकृत टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के तहत सड़क, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और होम स्टे सुविधाओं का हो रहा समग्र विकास। वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु 10 करोड़ का रणनीतिक निवेश। इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए 18 करोड़ से अधिक का समग्र प्रावधान। चार धाम सहित धार्मिक पर्यटन का व्यापक विस्तार। आस्था और विकास दोनों को नई ऊर्जा। वर्ष 2025 में 6 करोड़ से अधिक पर्यटकों का रिकॉर्ड आगमन। पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि। पर्यटन अवसंरचना विस्तार हेतु लगभग 5,000 करोड़ का निवेश। मजबूत कनेक्टिविटी और सुविधाओं का विकास। विंटर चारधाम और आदि कैलाश को प्रोत्साहन। राज्य में साल भर पर्यटन की दिशा में बड़ा कदम। इको, एडवेंचर और धार्मिक पर्यटन के समन्वय से ऑल सीजन डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड। देवभूमि में योग और आयुष के माध्यम से वेलनेस टूरिज्म को मिली नई गति। 38 पंचकर्म इकाइयां संचालित 112 नई इकाइयों की स्थापना प्रगति पर। आधुनिक आयुष सेवाओं का हो रहा विस्तार। एडवेंचर टूरिज्म को नई गति। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग से अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इको और एडवेंचर टूरिज्म के साथ वैश्विक स्तर पर एक सशक्त पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है उत्तराखंड। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।